और वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग। वीडियो को लाइक किया करो यार। चैप्टर 3 पर आ चुके हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी। यार देखो मैं तो कर ही रहा हूँ ना। वीडियो को लाइक करो। देन नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर नंबर 3। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड हो चुका है। अब करेंगे अपन चैप्टर नंबर 3। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि चैप्टर नंबर 3 पर आगे घिसपिट के। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। तो एक हेलो फ्यूचर आइडियंस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा सिंगेज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 16 आई थिंक, और 17 आई डोंट नो। एंड ये है हमारी चैप्टर 2, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के ऊपर लास्टवां लेक्चर। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या सीन है। तो कहानी ये रही थी कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 2.21 तक इलस्ट्रेशन सारे करा दिए थे। तो आज होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, देन होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक स्लैब, देन होगा आपका फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, देन होगा आपका इलस्ट्रेशन 2.22, देन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ये बहुत ज़रूरी होता है आपका अगर फ्लक्स वगैरह की चीज़ें सॉल्व करनी है तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, देन होगा आपका 2.23 आपका इलस्ट्रेशन। उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। हम्म तो यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये स्फीयर है ना, पहले हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो कंडक्टिंग स्फीयर में इसके सरफेस पर ही चार्ज रहता है। सरफेस पर चार्ज रहता है तो अंदर कहीं पर गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो वहां से निकलने वाला फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं। इसलिए अंदर की तरफ सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, क्योंकि बाहर के लिए अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो इसका जो सरफेस पे चार्ज है वही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, तो इसके अंदर हर जगह पर चार्ज है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कोई कंडक्टर नहीं होगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि आई मीन जो चार्ज को फ्लो ना करे, आई मीन इंसुलेटर। तो कोई इंसुलेटर होगा यहाँ पर और इस पर चार्ज इसके हर पॉइंट पर होगा, मतलब इसकी बॉडी पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके पूरे वॉल्यूम में, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से पूरे इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है इसके सेंटर से। ये रहा इसका सेंटर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस अवे, दिस इज द आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस अवे मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर बाहर की तरफ बी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ए पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के अराउंड ही एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। तो ये लो आप, ये एक गॉसियन सरफेस खींच लिया इस तरह से। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस खिंच गया। अब अकॉर्डिंग अगर ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसे आउटसाइड होगा, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटसाइड होगा ऐसे, और सरफेस एरिया भी ऐसे ही बाहर होगा। तो मैं सिंपल सिंपल ई डॉट डी एस करूँगा इसका, इनसाइड इनसाइड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है मान लो। जो बड़ा वाला स्फीयर है इसकी कैपिटल रे मतलब जो स्फीयर है जिस पर चार्ज रखा है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो मुझे निकालना है दिस स्मॉल आर रेडियस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस स्मॉल आर रेडियस पर। ठीक है, तो दिस स्मॉल आर रेडियस इज लेस देन कैपिटल आर। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है सिमिट्री के हिसाब से ई डॉट डी एस हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो ई तो बाहर आ जाएगा और डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई
इंटू 4 पाई r² इक्वल टू 1/f²0। अब क्यू इन कितना हो जाएगा भाई? तो क्यू इन हो जाएगा कि ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला सरफेस है ना, इसके अंदर चार्ज पूछा ना टोटल। क्यू इन तो इस सरफेस के, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होता है ना, तो इसकी डेंसिटी रो है और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू, आई मीन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका ρ/3 ε0 r। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा मैं, ई वेक्टर, इधर ही कर देता हूँ, ई वेक्टर आर कैप या फिर आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर वेक्टर की तरफ, जिधर आर आर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बी पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं भाई, बी पॉइंट के लिए भी निकाल लेते हैं। अब बी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो बी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा हमको, तो खींचते हैं, ये रहा गॉसियन सरफेस। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो ये गॉसियन सरफेस है। अब मान लो इसकी रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस है आपकी, ये आर, ऐसे आर है, ठीक है। ओके, ये वाली आर है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो फिर से वही हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका गॉस लॉ लगाएंगे तो ई डॉट 4 पाई r² इक्वल टू क्यू इन अपॉन एफ साइन नॉट, 1/f/0 इंटू रो। अब देखो वॉल्यूम जो इसके अंदर, ये वाला सरफेस है, ये वाला गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कहाँ पर रखा है, चार्ज तो इस वाले सरफेस के अंदर रखा है ना, ओनली यही सरफेस के अंदर, ठीक है। तो इस सरफेस का वॉल्यूम एंड इसकी मान लो चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, रो मैंने दे नहीं रखी लेकिन आप मान सकते हो, ठीक है। मान लो रो चार्ज डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू 4/3 पाई r क्यू। यहाँ पर ये मत कर देना कि यहाँ पर आप कर दो 4/3 और ये वाली आर, ये वाला का क्यू कर दो, ये नहीं होगा। चार्ज को किस वाले पार्ट में रखा है, चार्ज तो सिर्फ इस वाले पार्ट में रखना है, तो इस वाले पूरे का वॉल्यूम ओनली, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू ρ/3 ε0 इंटू r³ और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। ठीक है, ओह, ये आपको दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर भी नहीं दिख रहा होगा, वेट, हाँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अगर सरफेस पे निकालेंगे तो भाई, फॉर सरफेस आर इक्वल टू कैपिटल आर या स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ρ/3 ε0 और आर बचेगा यहाँ पर, वेक्टर वेक्टर इस तरह से। ठीक है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। ये लैग कर रहा है क्या? अरे यार मैं परेशान हो गया, लैग क्यों कर रहा है? यार ये लैग कर रहा है यार, शिट। तो ये हो गया है आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। ओके, तो देखते हैं भाई, कहानी ये है, इस बार कोई लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सिलेंडर है, मान लो ये रहा। ठीक है,
तो ये लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है और इसके मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लो अंदर, पहले तो पूछा होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। तो तो तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, एक तो इसके अंदर कहीं और इसके बाहर कहीं और इसके सरफेस पर। ओके, तो करते हैं भाई। तो देखो ये सिलिंड्रिकल वायर है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, सिलेंडर टाइप होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है हमने, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग सिलेंडर है तो हमें एक सिलेंडर लेते हैं, मान लो एल लेंथ का गॉसियन सरफेस खींचते हैं, ठीक है। ये मान लो इसकी एक्सेज है, एक्सेज बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक्सेज है इसकी। तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, मान लो आर रेडियस का, ये रहा। क्योंकि देखो हमें इसकी एक्सेज से आर रेडियस डिस्टेंस अवे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ मतलब आर रेडियस, मतलब इसकी जो गॉसियन, आई मीन गॉसियन नहीं, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इसका वॉल्यूम चार्ज है मान लो रो, ठीक है। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज। ओके, तो हमें एक स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं पहले तो तो ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का। ओके, तो इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बाहर जा रही होंगी, ऐसे बाहर जा रही होंगी, ऐसे 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 और ऐसे बाहर जा रही होंगी। तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से तो सरफेस जीरो हो जाएगा, बचा ये वाला जो कर्व्ड वाला पार्ट हो, कर्व्ड वाला पार्ट होगा, उससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा। तो मतलब उसके ही उसका कर्व्ड वाले एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा, इसलिए ई डॉट डी एस उनका आएगा। बाकी यहाँ पर देखोगे इधर डी ए, इधर इसका डी ए ऐसे ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डी एस नीचे। तो इलेक्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो इनसे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कट करनी चाहिए तभी उसका फ्लक्स आएगा, ठीक है। अगर ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली जा रही है, ऐसे चली जा रही है, तो कट कहाँ कर रही है, सरफेस ये है, तो सरफेस के अंदर थोड़ा बहुत जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अब ई डॉट डी एस करते हैं सेम पहले की तरह हमें। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस करेंगे सिंपल, हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, तो ये हो जाएगा डी एस करेंगे, तो मतलब डी एस इस वाले सरफेस का एरिया लेना, ये वाला जो सरफेस है ना इसका एरिया। तो इसकी लेंथ मान लो, लेंथ ही मान लो, तो इसकी लेंथ मान लो स्मॉल आर एल है, ठीक है। लेंथ क्या है, स्मॉल एल, और रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम, सॉरी सरफेस हो जाएगा इसका ई इंटू टू पाई आर एल, ठीक है। टू मतलब इसका जो 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 ऐसे वाले, आई मीन जो ऐसे रिंग बन रही होगी उसका लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, और लेंथ मतलब टोटल इसकी सिलेंडर की लेंथ स्मॉल एल है, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इस वाले सरफेस के अंदर चार्ज पूछा ना, तो इस वाले सरफेस के अंदर चार्ज होगा आपका, इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो पाई पाई आर स्क्वायर इसका जो सरफेस एरिया होगा इंटू ये एल, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एंड क्यू इन हो जाएगा रो, रो इसका चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन एल से एल कैंसिल आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब ऐसे ही एक बाहर के लिए निकालेंगे, तो बाहर के लिए भी देखते हैं भाई। तो बाहर के लिए मान लो कोई पॉइंट बाहर की तरफ है, मान लो ये वाला बनाता हूँ, ये बाहर पॉइंट है, ठीक है। अब की बार इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये वाली आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बाहर के लिए एक गॉसियन सरफेस फिर से बनाएंगे इस तरह से।
ठीक है, ऐसे गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो इसके लिए भी, बाहर के लिए भी, ये वाला पहले वाला था आपका, पहले वाला था आपका आर लेस देन कैपिटल आर। अब बनाएंगे हम आर या दिस स्मॉल आर कैपिटल दिस, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए भी कर लेते हैं आप अपन। तो इसके लिए भी ई डॉट डी एस करेंगे, क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, एल लेंथ का ये सिमिलरली पहले की तरह, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इन। क्यू इन कितना हो जाएगा भाई, क्यू इन हो जाएगा, क्यू इन आपका अब होगा सिर्फ इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट, मतलब यहाँ तक चार्ज फैला है ना, तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, जो कैपिटल आर वाला पार्ट है, इस वाले, मतलब जो रियल सिलेंडर है जिसमें चार्ज रखा है उसी का। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू दिस एल लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ फिर से लैग होने लगा भाई, पक गया मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसलिए वीडियो लेक्चर्स लेट आते हैं पता है, क्योंकि मेरा पीसी ही घटिया है, आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बस आप समझ लेना, थोड़ा बहुत लैग चलेगा तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, जो मैं लिखूंगा उसमें तो समझ में आ ही जाएगा। सिंपल इस कैलकुलेशन, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो यही आएगा ना, और कुछ तो आया नहीं सिरा। ठीक है, देखो लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा, मैं अभी अभी देखो लिखूंगा यहाँ पर, ऐसे लिखूंगा, देखो बहुत देर बाद आता है। गॉड, तो ये हो जाएगा। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस पीसी को, लैपटॉप को मुझे खोल के साफ करना पड़ेगा, इसका थर्मल पेस्ट वगैरह देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये गर्म हो जा रहा है जल्दी, या फिर इसका हीट सिंक सही से काम नहीं कर रहा है, जो भी है, जो भी रीजन है, आई डोंट नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना चाहूँगा, वेक्टर में ई वेक्टर इक्वल टू, आई मीन इसी ऊपर ही वेक्टर बना देता हूँ, तो ई वेक्टर इक्वल टू आर कैप, इस तरह से। ओके, तो ये भी हो गया आपका। ऐसे ही मैं सरफेस पे निकालना चाहूँगा, तो आर, आई मीन आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख देंगे, तो ये आर और आर कैप, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्मली चार्ज थिक स्लैब निकालना है। ठीक है, तो कोई थिक स्लैब है, मान लो काफ़ी बड़ी स्लैब है। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ इस तरह से होगी मान लो। बहुत लैग कर रहा है यार। तो इस तरह की स्लैब होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो स्लैब के अंदर क्या मतलब है, स्लैब का मतलब ये है क्योंकि मोटी सी थिक स्लैब है और यूनिफॉर्मली चार्ज सी टाइप मान लो इस तरह से। ठीक है,
जैसे लैपटॉप मान लो, आप लैपटॉप काफ़ी बड़ा लैपटॉप है तो उस मोटा है ना, तो उसके अंदर चार्ज रखा होगा, पूरे सरफेस के अंदर चार्ज है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्लैब को मैं थोड़ा सा एंग ऐसे दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ऐसे दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको बंद कर देता हूँ यार, ये बहुत लैग हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लो ये इसकी एक्सेज है। इसको थोड़ा बड़ा ही बनाते रुको। ठीक है, थिक स्लैब है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। छोटी सी दिखा दी है इसमें, अलग बात है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके अंदर और बाहर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक अंदर निकालने के लिए देखो, हमने पहले ही पढ़ा है कि इस तरह की स्लैब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या गैस गॉसियन सरफेस बनाते हैं। वो किस तरह का बनाते हैं, वो गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर स्मॉल आर रेडियस पर निकालना है, दिस स्मॉल आर रेडियस, कैपिटल रेडियस नहीं मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेज, मतलब इसके इनर प्लेन से ही डिस्टेंस आर पर निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस खींच लूंगा जो कि इसको ऐसे ही कट करे, इस तरह से। वेट, इसको आर नहीं लेते हैं, रुको, आर नहीं, इसको लेते हैं, मान लो डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस लेते हैं डी, ठीक है, इस तरह से डी, ओके। तो इलेक्ट्रिक जो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से होगा, ऐसे पार्ट होगा एक पार्ट ऐसे होगा। अगर मेरी वीडियो को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा हमेशा। तो ये वाला जो पार्ट होगा, कर्व्ड वाला पार्ट होगा, कर्व्ड वाला पार्ट होगा, तो उसका डी एस वैक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये कर्व्ड वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो कर्व्ड वाला पार्ट ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी। तो सरफेस से ऐसे निकल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फ्लक्स कितना होगा सरफेस का, मतलब वो जो कर्व्ड वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो का। तो लेकिन जो ऐसे वाले पार्ट हैं, जो ऐसे वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही होंगी, मान लो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट ही होंगी, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कांस्टेंट ही होगा, इस तरह से। और इधर कैसे जा रही होंगी, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो मुझे निकालना है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ गया, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखो, इस पॉइंट पे नहीं, पूरे जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, नियरली, वेट, हाँ, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वाले पे, सॉरी सॉरी, इसी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और डी एस कैसे होगा आपका, ऐसे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें, फ्लक्स निकाल लेते हैं। और इधर इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इस जगह पे उल्टी है, ठीक है, डी एस ऐसे होगा, ठीक है। तो ई डॉट डी एस करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस फॉर डी लेस देन, इसको मान लेता हूँ मैं, वेट, इसकी लेंथ मान लेता हूँ, ये लेंथ है इसकी, मान लो एल, ठीक है, फॉर डी लेस देन एल, ठीक है। तो आप देखोगे कि डी नहीं, सॉरी, इसको, वेट, इसको एक्स बोलता हूँ और इसको डी बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक्स लेस देन डी, ओके। तो एक्स लेस देन डी में क्या होगा कि आपकी कहानी क्या रहने वाली है कि
ई डॉट डी एस करेंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई डॉट डी एस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई ए इंटू ई ए टू ई डी एस। डी एस मान लो इसका एरिया है, मान लो ए, ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया, टोटल एरिया कितना है ए, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम डेंसिटी क्योंकि पूरी थिक स्लैब है तो वॉल्यूम डेंसिटी होगी रो मान लो, और इसका एरिया, इस मतलब इस वाले पूरे पार्ट का वॉल्यूम, तो इस वाले पूरे पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा दिस ए, एंड इसकी ये लेंथ कितनी होगी 2x, ए इंटू 2x। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, सॉरी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई थिंक ये आएगा आपका इस तरह से आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अगर वेक्टर डालेंगे इसके ऊपर तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। तो सिमिलरली आप अगर आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड मान लो इस तरह से आउटसाइड देखना है, ठीक है, मान लो आउटसाइड लेंथ एक्स है, ठीक है, एक्स नहीं, इसको आउटसाइड के लिए मोल, चलो एक्स ही बोल देते हैं, ठीक है, छोड़ो। तो आउटसाइड के लिए देखेंगे, अब एक्स क्या है आपका, एक्स ग्रेटर देन डी है, ठीक है, एक्स क्या है आपका ग्रेटर देन डी, तो इसके लिए फिर से आपका टू ई ए इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा, ठीक है, रो इंटू ए इंटू, अब की बार जो आउटसाइड मान लो, आउटसाइड जो अगर जैसे यहाँ पर ऐसे गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, वो इस चार्ज होगा आप इस वाले वॉल्यूम में, इस वाले वॉल्यूम में, ठीक है। तो इस वाले वॉल्यूम का मान लो लेंथ वन, आई मीन जो एरिया ए लिया है मैंने, एरिया ए है, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी 2 इंटू डी, ठीक है। तो ये 2x नहीं होगा, ये 2x, ये वाला 2x नहीं होगा, यहाँ पर जो 2x होगा वो 2x पहले यहाँ था इस वाले में पार्ट में था, लेकिन अब 2x जो होगा वो सिर्फ इस ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर ही तो आपका चार्ज रखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2d, ठीक है, 2d हो जाएगा। ओके, तो बना देता हूँ, थोड़ा सा रुको, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मान लो वेट, इस तरह से, चलो मैं इधर बना देता हूँ, इस तरह से, ठीक है, ये एक्स है इस बार, और ये एरिया, ये वाला एरिया ए है, ये एरिया ए है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ये लगा रहे हैं हम, तो आप देख सकते हो कि जो चार्ज होगा वो सिर्फ इस वाले पार्ट का होगा, इस वाले पार्ट का। अब एरिया ए है और इसकी लेंथ 2x है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू 2x। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन ओनली डी, ठीक है, ओनली डी आएगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। अब वेक्टर डायरेक्शन मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एक्स कैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर जो डी है, ये डी है, ये डी, इस ये वाली लेंथ डी है, अगर टोटल लेंथ अगर टू ये लेंथ होगी, ये लेंथ मान लो ये वाली देखेंगे, ये 2d हो जाएगी, ठीक है, 2d हो जाएगी। या फिर ऐसे ही बोल दूँ डायरेक्ट कि ये 2d, ये पूरी लेंथ ही 2d है, ये लेंथ ही डी है, ये लेंथ ही डी है। तो यहाँ पर ये 2d की जगह पर क्या आ जाएगा, ओनली डी आ जाएगा, तो डी, डी, तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू एक्स कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पास कर रहा होगा ना, ऐसे। ओके, आई होप ये आपको सही में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर हमने इनके ग्राफ बनाना भूल गए हैं, हम ग्राफ भी बना लेते हैं क्योंकि 3 केस थे हमारे पास, ठीक है। तो ग्राफ भी बनाते हैं इनका, तो पहले वाले केस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, पहले वाले केस का। देखो,
ये आर, ये आर रेडियस, यहाँ पर आर रेडियस को शो कर रहा हूँ, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर की रेडियस आर, ठीक है। तो स्फीयर की रेडियस कितनी थी आपकी, कैपिटल आर थी, तो कैपिटल आर को यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बता रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल आर है, मतलब आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जब आपका इनसाइड था आपका, तो यहाँ पर देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके आर कैप के, आर के मतलब, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट होगा, रो तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरे वाले पार्ट में देखोगे जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोपोर्शनल था 1/r² के। देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो 1/r² के इस तरह से। तो जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज करेगा, और जब आर आपका ऐसे मतलब ई, यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइज करेगा, ऐसे राइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इस तरह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो और आर इक्वल टू कैपिटल आर पर वैल्यू कितनी थी आपकी, ये थी, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मान लो आर इक्वल टू कैपिटल आर पर ये था आपका पॉइंट, तो यहाँ पर ये वैल्यू थी आपकी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से राइज कर रहा था, ऐसे मान लो इस तरह से राइज कर रहा था, ठीक है, इस तरह से। हम्म। ठीक है, इस तरह से राइज कर रहा था, और यहाँ पर बोल दूंगा मैं आर प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। ओके। अब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, जैसे ही आर ग्रेटर देन आर होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज करने लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, और यहाँ पर मैंने ग्राफ यहाँ पर जीरो क्यों लिया है, क्योंकि बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, ठीक है। मतलब इसमें पुट कर दो ना, इस वाले पुट में कर दूंगा आर टेंस टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ओके। तो ये हो जाएगी आपकी कहानी। अब दूसरे वाले केस के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड इनसाइड देख रहे थे आर लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोपोर्शनल टू आर था। तो यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ग्राफ कैसे करेगा, इंक्रीज ऐसे करेगा ग्राफ, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। दूसरे वाले केस में आपका आर है, आपका आर एंटी प्रोपोर्शनल, मतलब एंटी बोल रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो ग्राफ आपका इस तरह से डिक्रीज करेगा, इस तरह से। ओके। तीसरा क्या है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर आपका ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो फिर से बनाते हैं ग्राफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेज है, और ये आर है, और ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, या कैपिटल आर, ठीक है। तो आर लेस देन आर के लिए ये आपका ग्राफ बढ़ रहा था, कुछ ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पर ही मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम होने के बाद क्या करता है, ये घटने लगता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ये वाली, तो ये है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद ग्राफ क्या करता है, आपका ग्राफ घटने लगता है, तो इसके बाद आपका ग्राफ इस तरह से घटने लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका E प्रोपोर्शनल टू R, और ये था आपका E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके। तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके। तो अब देखते हैं, अब बनाएंगे ग्राफ दूसरे वाले केस के लिए, ये नियरली इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्मली चार्ज थिक स्लैब, ठीक है। तो इसके लिए बनाते हैं भाई। तो यहाँ पर देखोगे पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोपोर्शनल टू एक्स था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये वेक्टर मतलब वेक्टर है, तो इधर की तरफ इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, और इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वेट, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो आपका ग्राफ इस तरह से इंक्रीज करेगा, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखोगे दूसरे वाले केस में आपका आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ बदल नहीं रही ना, रो अपॉन एफ टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तो कोई भी चीज़ बदल ही नहीं रही है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इधर इस वाले नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा आपका, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो भी कुछ नेगेटिव नेगेटिव की तरफ ग्राफ बनाएंगे। और इधर देखोगे इस वाले एरिया में देखोगे तो वो भी कांस्टेंट होगी, लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो बनाते हैं ग्राफ। तो ये कुछ इस तरह से आपका एक्सेज है, तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये आपका एक्स की डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे मान लो ये वाली आपकी डी बाई टू है, डी बाई टू लेंथ ये वाली, मतलब यहाँ एक्सेज से डी बाई टू ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, डी बाई टू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे ये वाली लेंथ को बोल दे रहा हूँ माइनस डी बाई टू लेट। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो जब डी बाई टू तक जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंक्रीज करता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस तरह से मान लो इंक्रीज करेगा। जैसे डी बाई टू को क्रॉस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाता है, होता है कि नहीं कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अब नेगेटिव वाला बनाएंगे तो नेगेटिव माइनस एक्स कैप आ जाएगा। मैंने माइनस एक्स कैप की वजह से जो ग्राफ ऊपर बन रहा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नीचे आ जाएगा, तो इधर ग्राफ बनेगा। ठीक है, इधर ग्राफ बनेगा। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो ये ग्राफ किस तरह से आ जाएगा आपका, इस तरह से। तो डी तक तो ये क्या होता है आपका, डी बाई टू तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। और इधर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू एक्स था, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी ई प्रोपोर्शनल टू एक्स था। ठीक है, या ई प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एक्स एंड माइनस एक्स, इस तरह से। और यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी थी, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू थी आपकी, ये वाली वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी रो डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे नीचे होगी आपकी, मतलब माइनस साइन तो पुनः डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं अपन, तो इसको भी करते हैं अपन। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, कि देखो मान लो कि ये एक बात ये है कि जैसे कोई कोई कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर के हर पॉइंट पर चार्ज इस तरह से ऊपर फैला होगा। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर चार्ज इस तरह से फैला होगा, और ये सारे चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे कि लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे भाई। तो वही पूछा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैच लेता हूँ, ये छोटा सा पैच ले लिया इधर, इधर मान लो छोटा सा पैच ले लिया इधर, इस तरह से। ठीक है, अब ये छोटा सा पैच है, इस छोटे से पैच पे चार्ज भी होगा थोड़ा सा मान लो, तो छोटे से पैच का एरिया डी है, डी ए इस तरह से होगा, मान लो एरिया क्या है, डी ए इस तरह से होगा। और डी है मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो इस पर चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। ओके, अब ये तो पता है, देखो ये वाले सारे चार्ज, ये वाले देखो इस छोटे से पैच का एक अलग से प्लास्टिक, ऐसे होता है फुटबॉल के ऊपर छोटा सा पैच होते हैं ना, छोटे छोटे काले सफेद पैच होते हैं, तो उनमें से एक पैच ले लिया, वो पैच है ये। ठीक है, वो पैच है ये है, उस पैच पर चार्ज कितना है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो ये बाकी के पैच होंगे ना, बाकी के पैच सारे पैच होंगे, ये इस पर क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट सारे पॉजिटिव चार्ज है। और मान लो इस सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इन पैचेस की वजह से, ये सारे पैचेस की वजह से, इनकी वजह से, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। तो लेट E1 is the force, E1 is the electric field, due to due to ड्यू टू, देखो, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस सब की वजह से, इस सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे होगा इस सरफेस पर, ठीक है। सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो मान लो E1 क्या है, ड्यू टू ड्यू टू अदर पैचेस एक्सक्लूडिंग DA, ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम DA, ठीक है। तो DA को छोड़ के बाकी सारे पैचेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, मान लो इस जगह पर, इस वाले पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, E1, इस तरह से होगा कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये वाला जो पैच होगा, इसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि खुद का भी तो चार्ज DQ है। तो मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पैच DA। अब E2 होगा आपका कुछ इस तरह से होगा, देखो E2 इस तरह से भी होगा, देखो मतलब ऐसे मान लो ना, एक थिक स्लैब है, मतलब इस सीट है, थिक सीट है, मान लो, थिक नहीं, मतलब एक पतली सी सीट है, तो इसका इधर की तरफ भी E2 होगा और इधर भी तरफ भी E2 होगा, और इस पर चार्ज कितना है, मान लो इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होगी ना, सिग्मा तो टोटल फैला हुआ ना, तो चार्ज डेंसिटी इस पर सिग्मा होगी, तो इसका एंड इसका एरिया डी है, तो इस पर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ऐसा हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है कि थिक सीट की बेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ओके। तो इसका E2 इधर होगा कुछ, E2 ऐसे होगा, अरे कहाँ बना रहा हूँ, तो E2 ऐसे होगा, इसका E2, अरे तेरी, E2 ऐसे होगा एंड E2 ऐसे भी होगा, ठीक है। और अब आप देखोगे कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, इनसाइड द कंडक्टर। हाँ, पहले तो बात ये है कि मुझे अब E1 E2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी मतलब मुझे E1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी मुझे वो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा फोर्स ऑन DQ ड्यू टू E1। तो E1 बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से फोर्स लगेगा ना, तो E2 की वजह से तो फोर्स लगेगा ना, E2 तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से तो फोर्स लगेगा नहीं। तो बाकी के ये चार्ज है ना, इनकी ये फोर्स लगाएंगे इस पर DQ पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इंटू DQ इसका चार्ज है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा, मान लो DF इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 इंटू DQ, ओके। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी कहानी, ओके। तो मुझे क्या निकालना है अभी, E1 निकालना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इनसाइड द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसका इन सब चार्ज का इधर 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 कहीं पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 था, और इस वाले पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 था, तो E1 और E2 मिला के क्या हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि E1 मतलब E इनसाइड बोल देता हूँ, या इन इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। एंड आपको पता है कि मतलब E1 एंड E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंड ये जीरो हो जाएगा, तो ये E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो आप देखोगे यहाँ से एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तो E1 E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वेक्टर फॉर्म में अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे बोल देता हूँ, चलो E1
ये E1 का मैग्नीट्यूड हो गया, और मान लो ये एन कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, एन कैप मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, यहाँ पर दिख रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ये E1 ऐसे है ना, परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकले हुए, तो एन कैप मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन होगा, एंड E2 यहाँ पर जो अंदर की तरफ E2 होगा वो नॉर्मल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन होगा, इस तरह से, ठीक है। तो प्लस E2 इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एन कैप माइनस एन कैप, तो आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E1 इक्वल टू E2, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक चीज देखो, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बाहर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो तो इस पूरे सरफेस की वजह से हो जाएगा ना, जैसे देखो ये E1 E2 मतलब इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एंड इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये दोनों मिला के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएंगे, E1 प्लस E2। और हमने देखा है कि इस वाले सरफेस का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो वो होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस सरफेस, तो वो होता है ई वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर आउट इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। देखो वेक्टर फॉर्म में हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो ई आउट आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एन कैप की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चाहे तो एन कैप की डायरेक्शन होगा, इक्वल टू E1 का मैग्नीट्यूड E1, और डायरेक्शन E1 की भी डायरेक्शन किधर है, ये किधर है, एन कैप की डायरेक्शन प्लस E2 का मैग्नीट्यूड E2, एंड इसकी भी डायरेक्शन किधर है, एन कैप की तरफ, तो E1 प्लस E2 आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है E1 इक्वल टू है, तो मुझे क्या करने का, E1 निकालना है, तो E2 की जगह पर E1 रख दूंगा मैं नीचे, तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E1 आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो जो फोर्स आ रहा था इस पर, पैच पर फोर्स आ रहा था, वो डी एफ इक्वल टू Q1 इंटू डी क्यू हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका डी एफ, फोर्स ऑन डी क्यू, ये हो जाएगा आपका डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू E1, ये डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे का इंटीग्रेट कर दूंगा, ओके। अब यहां से देखोगे आप कि डी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका डी क्यू को लिख दूंगा सिग्मा डी ए इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर डी एफ अपॉन डी ए कर दूंगा, डी एफ अपॉन डी ए, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये आपका इस तरह से होगा, डी एफ अपॉन डी ए मतलब एक छोटे से पैच पर फोर्स लग रहा है डी एफ, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से बाहर लग रहा होगा, और एरिया पर, ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पर दिख रहा है ना, ये छोटा सा पैच है, इसके ऊपर बाहर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होगा, और लेकिन इसको रोके रखा होगा, जो जो इसकी बॉडी है ना, बॉडी तो इसके सरफेस पैच को बाहर नहीं जाने दे रही होगी, तो बॉडी इसको होल्ड करके रख रही होगी, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब बॉडी ये ऐसे इस तरह से बाहर फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी उसको होल्ड करके रख रही है, तो बॉडी के ऊपर है, मतलब जो बॉडी है स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल नहीं, जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके इसके सरफेस पे एरिया बाहर लग रहा, मतलब सरफेस पर फोर्स बाहर लग रहा होगा, लेकिन इसकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब जो जो बॉडी है वो इसको होल्ड करके रखी होगी, तो ये मतलब बॉडी इसको होल्ड करके रख रही है, लेकिन इसके सरफेस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो एक मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है, उसको बोलते हैं डी एफ अपॉन डी, मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर इसको इसके फॉर्म में लिख दूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E1, तो ये करूँगा तो ये आपका कुछ मतलब सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर था, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये था आपका ई, मतलब आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को ई नेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा स्क्वायर की जगह कर दूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल बॉडी,
होल बॉडी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डी एफ ओवर डी ए आ जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो यो आपने अगर कौन सा चैप्टर होता है वो, सरफेस टेंशन वगैरह वो चैप्टर पढ़ा होगा शायद, उनमें आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैकेनिक आई मीन कौन सी प्रॉपर्टी जो मैटर होती है ना, कुछ प्रॉपर्टी जो मैटर होती है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मैटर, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। मैकेनिकल स्ट्रेस 11th का चैप्टर है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये होता है आपका। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। ओके, तो ये हो गया आपका। इस तरह से आपको निकालना है। आपको देख लो क्या क्या स्टेप है। मुझे देखो, E1 जो होगा वो इस पैच की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो E1 की वजह से इस DA पर फोर्स लगेगा। मुझे E1 ही निकालना था, एक्चुअली मेरा काम E1 था। तो मैंने एक ट्रिक लगाई कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो मैंने क्या किया, E1 प्लस E2 इनसाइड जीरो कर दिया, तो वहाँ से एक वैल्यू आ गई, E1 इक्वल टू E2 होगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन फिर मैंने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा E1 प्लस E2, तो दोनों को मैंने रखा यहाँ पर। और आउटसाइड मुझे पता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के, तो वहाँ से मुझे E1 का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे E1 का वैल्यू आ गया, तो मुझे फोर्स निकालने में दिक्कत नहीं है, तो डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू क्यू E1। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और डी क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू डी ए कर दिया, तो डी एफ अपॉन डी ए मुझे निकालना था। मान लो डी एफ अपॉन डी ए हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हो डी एफ अपॉन डी ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रखना। ई स्क्वायर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल होल सर होल ऐसे समझो कि ये कोई बॉडी है, और इधर इस बॉडी की वजह से इसके नियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रहा होगा, और इस पर टोटल चार्ज इस तरह से पड़ा होगा, इस तरह से पड़ा होगा टोटल चार्ज। खुद के चार्ज की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, खुद के चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और इसके छोटे से पैच पर, हर एक छोटे से पैच पर, हर एक छोटे से पैच पर एक डी एफ लग रहा होगा, और डी एफ, और इसका मान लो एरिया ए है, तो डी एफ अपॉन डी ए जो आएगा, दिख रहा है, डी एफ अपॉन डी ए आएगा प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, या डी ए अपॉन डी ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस होल स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर शोइंग इन ए चार्ट कैरिंग ए चार्ज क्यू। ओके, तो ये कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर देखो, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से कितना होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो सरफेस के हर सेक्शन पे, हर क्रॉस सेक्शन पे क्या एक फोर्स लगा रहा होगा, वो कितना फोर्स होगा, डी एफ ओवर डी ए इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये लग रहा होगा ना, ये वाला। ठीक है, या फिर बोलूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोलूँ और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि देखो, ये तो इस जो स्फीयर पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा ना, छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, जैसे यहाँ बना देता हूँ, या इस तरह से, इस छोटे से एरिया पे लग रहा होगा फोर्स। किधर लग रहा होगा ये टोटल फोर्स, रेडियली आउटवर्ड। किधर लग रहा होगा ये, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, किधर लग रहा होगा ये, रेडियली, लिख देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ये एक जो ये वाला हाफ जो होगा, ये वाला हाफ की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई मतलब यही जो है, तो ये क्या कर रहा होगा, इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। ठीक है, ये वाला हाफ जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, जो भी लगा रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जैसे डी एस इस वाले छोटे से एरिया पर फोर्स निकाल लेंगे, जो हमें पता है, ये वाला इतना पता है हमको, इस छोटे से वाले एरिया पर। तो मैं क्या करूँगा, इस छोटे 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 एरिया का सारे का फोर्स जोड़ूंगा, और इस पूरे जो हेमीस्फीयर है इसके लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक रिंग लेता हूँ,
सही चल रहा है ना? हाँ, तो मैं एक रिंग लेता हूँ, रिंग वो इस तरह से कट रही होगी, इस तरह से होगी, देखो स्फीयर पे इस तरह से होगी रिंग। और आर थीटा मतलब, और ये एंगल इस पर रिंग का जो क्या बोलते हैं इसका, जो आई मीन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस होगा जो, वो थीटा एंगल बना रहा होगा। तो जैसे जैसे रिंग इधर होगी तो यहाँ पर थीटा एंगल अलग होगा, रिंग यहाँ होगी तो यहाँ पर थीटा एंगल आपका ये अलग होगा, ठीक है। आई हो आप, होप आपको सही में आ गया होगा। और थीटा के साथ रिंग का ये वाली जो आर है वो रिंग की रेडियस है, ठीक है। अगर मैं रिंग को सामने से इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं रिंग को, तो रिंग कुछ आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है, इस तरह से दिखेगी। और इसका कुछ 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 छोटा सा इसका सॉरी इसकी विड्थ भी होगी थोड़ी सी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये होगी। और रिंग की रेडियस कितनी है? आर। रेडियस कितनी है रिंग की? आर, ठीक है, इस तरह से। हम्म। अब देखो आप एक चीज देखो, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये डी एस ये सॉरी ये जो छोटा सा एरिया लिया है ना, ये जो छोटा सा एरिया में फोर्स लग रहा होगा ये वाला, ये सारे रिंग के लिए निकालना होगा फोर्स, मतलब ये छोटा सा डी एस पहले इस सब रिंग के लिए निकालना होगा। वो डी एफ रिंग होगा, क्योंकि देखो एक तो डी एफ ये इस छोटे से क्या बोलते हैं इसको, छोटे से एरिया पे लग रहा होगा। एक इस छोटे से एरिया का सारा जोड़ता जाऊंगा, वो छोटी सी एक रिंग की वजह से डी एफ आ जाएगा, डी एफ रिंग आ जाएगा, इफ मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर दिस रिंग, ठीक है। ओके, देन मैं रिंग को इंटीग्रेट करूंगा फॉर दिस होल स्फेरिकल, होल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वो भी इजी होगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब एक चीज बताओ, तो इस पर जैसे मान लो यहाँ पर अगर छोटा सा वो रिंग के ऊपर छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये है, ठीक है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है एक ऐसे लग रहा होगा आर की तरफ, मतलब ये डी एफ ए है वो किधर लग रहा होगा, आर की तरफ इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। मैं बना देता हूँ आपको, आपके लिए, कि जो डी एफ है वो किधर लग रहा होगा, आर की तरफ ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ओके। अब इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, एक तो कंपोनेंट कर सकता हूं इधर एक्स, इस एक्स की तरफ, ये जो एक्सेज है ये वाली एक्सेज इस एक्स की तरफ। और एक हो जाएगा इस तरह से, वो होगा आर की डायरेक्शन में, इस तरह से, देखो, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा मान लो ये वाली एक्सेज है, ये वाली एक्सेज है, देखो मतलब जो जी डायरेक्शन वाली एक्सेज है, इस तरह से जी एक डायरेक्शन वाली एक्सेज है। तो वो तो आपकी ये वाली एक्सेज है, ये वाली। एंड एक जो ऊपर वाली बता रहा हूँ, इस तरह से एक्सेस बता रहा हूँ, जो इस तरह से बाहर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड हमेशा निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, वो ये वाली एक्सेस होगी, ये जिधर फोर्स लग रहा है इधर से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डी एफ के दो कंपोनेंट करता हूँ। एक तो इधर आ जाएगा, मान लो डी एफ किधर कितना हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर वाला आ जाएगा डी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब आपको इधर दिखेंगे, आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, अगर मान लो इस वाले में आपको ये डी एफ का साइन थीटा, डी एफ कॉस थीटा कुछ इस तरह से दिखेंगे, मान लो ये जी डायरेक्शन है, ये वाली, ये जी डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह से ये जी डायरेक्शन है, क्या है ये, जेड डायरेक्शन, ठीक है। देख लो इस तरह से, ठीक है, ये जी डायरेक्शन है। ओके। तो एक फोर्स जो होगा, ये वाला फोर्स होगा, ये डी एफ कॉस थीटा होगा, मान लो ये डी एफ कॉस थीटा तो जी डायरेक्शन में इस तरह से होगा। तो डी एफ कॉस थीटा आपका कुछ इस तरह से होगा, इसी के पैरेलल, इस तरह से, डी एफ कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। या इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी मान लिया बस। इसमें यहाँ पर शो करने के लिए, ये तो इधर तो पॉजिटिव एक्स होगी ना, लेकिन यहाँ पर शो करने के लिए वो दिखाई है कि पेज की ऊपर है, इस तरह से आपकी तरफ, इस तरह से वो, ठीक है, जी डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। तो डी एफ कॉस थीटा आपकी तरफ ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। एंड एक डी एफ साइन थीटा किस तरह से लग रहा होगा भाई, डी एफ साइन थीटा लग रहा होगा ऊपर, इस तरह से, आर के डी एफ साइन थीटा। तो इधर देखोगे, इधर इस वाले पार्ट पे देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, मान लो ये वाला दूसरा, एक तो ये रहा आपका डी एस, एक ऐसे भी डी ए, मतलब डी एस या डी ए जो भी है। तो इस पर भी आपका इस तरह से ही लग रहा होगा, एक डी ए ऐसे लग रहा होगा इस तरह से, जी डायरेक्शन के पैरेलल, डी एफ कॉस थीटा। एंड एक लग रहा होगा आर के पैरेलल, ये आर है ना, ये वाली आर,
इस मतलब ये जो आर होगी, जैसे ये आर है तो आई मीन जो ये आर है इस तरह से, इसके इसी की लाइन में लग रहा है, ठीक है। डी एफ कॉस थीटा इस, सॉरी डी एफ साइन थीटा इसी की लाइन में लग रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मतलब रेडियली आउटवर्ड डी एफ साइन थीटा। ओके। और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे ये, ठीक है। ये कितने बना रहे होंगे, 90 डिग्री एंगल। ओके। तो कुछ इस तरह से, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो एक यहाँ पर ले लिया, ये वाला मैंने ले लिया, ये वाला यहाँ, ये वाला है, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये डी एफ कॉस थीटा एक ऐसे लग रहा होगा जी डायरेक्शन में, एंड डी एफ साइन थीटा कैसे लग रहा होगा, डी एफ साइन थीटा लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड इस तरह से, ठीक है। ये क्या लग रहा होगा, डी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखोगे कि डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। जैसे डी एफ साइन थीटा ये वाला इधर होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर होगा, इधर होगा, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा, और इधर डी एफ साइन थीटा, इधर डी एफ साइन थीटा, सारे एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। ओह, लैग करने लग गया। तो जैसे यहाँ पर डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल करने लगेंगे, सिर्फ ऐड होंगे डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। वो किधर ऐड होंगे, ऐसे पैरेलल इधर, इस वाली जो एक्स है, ये वाली एक्स है, जो ये वाली एक्स है, इसके पैरेलल सारे डी एफ कॉस थीटा, 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 डी एफ कॉस थीटा ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि रिंग पर जो आएगा, जो डी एफ रिंग होगा आपका, डी एफ रिंग होगा, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ऑन डी ए, इस तरह से। तो जो डी ए जो होंगे, छोटे छोटे से डी ए होंगे, ये वाले छोटे छोटे से डी ए, मतलब इस रिंग पर छोटे छोटे से डी ए होंगे, डी ए होंगे, उन सब पर कितना लग रहा होगा, डी एफ कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, सब पर डी एफ कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, डी एफ साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल होते जा रहे होंगे, ठीक है। ये भी हैंग हो रहा है क्या बहुत दिक्कत है भाई। एंड डी एफ कॉस थीटा इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। तो और रिंग के मतलब आप समझ पा रहे हो ना, डी एफ कॉस थीटा ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है, पूरी रिंग पर जो ये रिंग देखी है मैंने इस तरह से, ठीक है। अब आप डी एफ ये रिंग पे जो निकालोगे, आप इस वाली रिंग पे निकालोगे टोटल डी एफ कॉस थीटा, टोटल डी एफ कॉस थीटा, सारे डी एफ कॉस थीटा एक दूसरे के साथ ऐड अप हो जाएंगे, तो इस रिंग पर डी एफ रिंग आ जाएगा। मतलब डी एफ रिंग मतलब एक छोटी सी रिंग पे फोर्स निकालना है, तो इसलिए डी एफ रिंग आ जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, आई मीन डी एफ ऑफ दिस, डी एफ ऑफ दिस स्मॉल चार्जेस, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ आपको सिंपल, डी एफ कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब भाई डी एफ क्या होगा, डी एफ होगा आपका ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन एफ टू एफ साइन, क्योंकि चार्ज क्यू दे रखा है ना, तो चार्ज क्यू के ही फॉर्म में लिख देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ साइन नॉट इंटू डी ए, ठीक है। डी ए यहाँ पर जो डी ए है, डी ए इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल आई मीन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया ऑन दिस ऑन दिस सरफेस, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे से एरिया होंगे जो, तो वो ऐसे ही है, वो रिंग पर एक छोटा सा एरिया है, वो सब ऐड अप होते जाएंगे, ठीक है। ओके। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर डी एफ हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो आपका थीटा चेंज हो नहीं रहा होगा, ये थीटा मतलब एक रिंग के लिए थीटा थोड़ी चेंज होगा, तो थीटा को मैं बाहर निकाल लूंगा। एक रिंग मतलब इसी रिंग के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस रिंग के लिए तो थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा तो बस ऐसे घूम रहा होगा, जैसे आप देख रहे हो, थीटा ऐसे घूम जा रहा होगा, मतलब थीटा नहीं, मतलब ऐसे रिंग पर जाएंगे तो थीटा पूरा चेंज नहीं होगा, एक्सिस से एंगल है ना थीटा, तो इस तरह से कोण में घूम जाएगा, एक तरह से कोण में घूम जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक कोण में घूम जाएगा ये, मतलब इस तरह से जो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो थीटा चेंज नहीं होगा सिर्फ, और ये सिग्मा स्क्वायर अपन टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, डी ए सिर्फ डी ए होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी एफ रिंग इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपन टू एप्सिलॉन नॉट cos थीटा डी ए। अब डी ए क्या है भाई, डी ए छोटा सा एरिया एलिमेंट था, अब ये सारा एरिया एलिमेंट ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा, पहले तो ये विड्थ देख लो, विड्थ, ये विड्थ पता होगा आपको, ये वाली विड्थ पता होगा, तो ये वाली विड्थ होगी आपकी दिस आर और आर डी थीटा, ऐसे होगी ना,
ये वाली विड्थ होगी आपकी, इस तरह से बन रहा होगा तो आर डी थीटा हो जाएगी ये वाली विड्थ। तो ये विड्थ तो कितनी होगी, आर डी थीटा। मतलब डी आर मत कर देना, ये डी आर, ये डी आर। वैसे डी आर कर भी दोगे तो वो आर डी थीटा होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है, छोड़ो क्या ही पता, क्या ही बोलूँ। हाँ यहाँ से देखो, चलो कर देता हूँ। जैसे यहाँ से देखोगे आप, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर। तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा। अब आप देखोगे डी आर हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर देखोगे आप, थीटा चेंज कितना हो रहा है, थीटा नेग्लिजिबली चेंज हो रहा है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में थीटा बहुत ही नेग्लिजिबली चेंज हो रहा है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस नियरली जीरो के अराउंड होगा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे समझ सकते हो। तो ये डी आर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। और ये डी आर वही है, ये डी आर वही है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। आई बात समझ में। ये जो विड्थ है वो क्या है, डी आर है, मतलब आर, आर प्लस डी आर। तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस, मतलब ये कितना हो जाएगा, डी आर। ओके। तो आपका एरिया जो होगा, आपका डी ए होगा, वो होगा आपका आर, आई मीन इंटू डी आर इंटू दिस दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितनी होगी, टू पाई आर, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी से कैलकुलेशन आपको आती होगी शायद, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू पाई आर। ओके। तो डी एफ रिंग हो जाएगा भाई आपका, डी एफ रिंग हो जाएगा आपका कैपिटल आर आई मीन कैपिटल टू पाई आर, आर डी आर, सॉरी डी थीटा, ठीक है। ओके। आई मीन जो इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी ये मतलब डी ए का इंटीग्रेशन है, ये तो ये छोटा सा तो डी आर इंटू ये वाली लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये आई मीन पूरे जो इंटीग्रेट करेंगे वो डी ए का इंटीग्रेशन होगा। ये डी ए का इंटीग्रेशन जो मतलब पूरी रिंग के लिए डी ए, आई मीन यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डीए का जो इंटीग्रेशन है, ये डीए का इंटीग्रेशन है वो ये वाला एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो ये कितना हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा डी आर इंटू टू पाई आर। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए ये रख देंगे। तो डी एफ रिंग आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, आर डी थीटा, ठीक है। अब आपका डीएफ रिंग आ गया, डीएफ ये पूरी एक रिंग पर डीएफ आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा आपका, अब मुझे सारे डीएफ रिंग को इंटीग्रेट करने का। अब मुझे कंप्लीट स्फीयर के लिए निकालना है, आधे स्फीयर के लिए निकालना है। तो डीएफ रिंग को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट होगा, इंटीग्रेट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर छोटी सी रिंग होगी तो थीटा जीरो होगा, यहाँ पर छोटी सी रिंग होगी तो थीटा थोड़ा बड़ा आएगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर जो बड़ी वाली रिंग होगी उसके लिए थीटा पाई बाई टू होगा, जीरो से पाई बाई टू के लिए जाएगा थीटा। तो आपका डी एफ नेट आएगा, जो नेट हेमी पे आएगा, हेमी वो आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ रिंग। ओके। एंड ये हो जाएगा आपका टू पाई आर सिग्मा स्क्वायर, टू पाई आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। अभी आपका आर भी चेंज हो रहा होगा, देखो आर भी तो चेंज हो रहा होगा ना, ये से आर धीरे धीरे चेंज होगा। तो आर को मैं थीटा और आर के कैपिटल आर के फॉर्म में लिख दूंगा। तो आर हो जाएगा आपका आर कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टू पाई आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ओके। एंड ये कॉस थीटा बचेगा, इधर से कॉस थीटा बचेगा, और इधर से आर की जगह क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर साइन थीटा, आई मीन कैपिटल आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगा देते हैं, एफ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो लिमिट लगा देंगे। थीटा की लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। ओके। क्योंकि हेमी स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हेमी स्फीयर के लिए कितनी होती है, जीरो से पाई बाई टू। ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब मुझे बस इसका इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देखिए, यहाँ से इधर से टू एक इधर ले जाएंगे तो ये टू साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, वो उसको बोल दूंगा साइन टू थीटा। एंड ये आर बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई
आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2 थीटा, -cos 2 थीटा अपॉन 2, आई थिंक ये होता है, एंड 0 से π/2। ठीक है, अब आप देखोगे, इसको इधर कर देता हूँ, या इसको ऐसे ले लेता हूँ, छोड़ो। ठीक है, ओके थे। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा आपका -cos पाई -1/2 cos पाई, और माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और 1 -1/2 1/2 हो जाएगी, और उधर 1/2 हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फोर्स आ जाएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आ गया। लेकिन आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या है, Q/4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब पूरे स्फीयर के लिए निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा हो जाएगा Q² अपॉन 16 पाई आर की पावर 4, सॉरी, आर की पावर 4। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q² अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 2। अगर ए के टर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है 4, मतलब या 8। तो ये हो जाएगा Q² अपॉन 8 इस तरह से, आई थिंक यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका देखते हैं अपन क्या है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट करना, और आपको आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो ये हो गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं क्या है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा कोई ये छोटा सा कोई एक सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, बहुत स्मॉल। ठीक है, ये छोटा सा एक सरफेस है। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, मान लो इस तरह से, ये। ठीक है, तो ये लाइन के दोनों, आई मीन, जो 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 इसका पूरा सरफेस एरिया है, जो पूरा सरफेस एरिया, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो ये सरफेस एरिया इस पॉइंट पी पर जो थ्री डायमेंशनल एंगल बनाएगा कुछ इस तरह से। अरे तेरी, 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, समझ रहे हो। जैसे जैसे ये कोई सरफेस है, छोटा सा सरफेस है। अब ये पेन का कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी एक हर लाइन, मतलब जो सरफेस से लाइन एक एक, मतलब हर सरफेस के हर, मतलब लास्ट वाले पॉइंट से जो एक लाइन निकलेगी, वो एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, एंड मान लो इसका एरिया है, ds, लेट इट्स एरिया ds। तो सॉलिड एंगल होगा आपका d ओमेगा, स्मॉल सॉलिड एंगल d ओमेगा = ds, परपेंडिकुलर वाला लेना है आर स्क्वायर। आर इज द लेंथ फ्रॉम पॉइंट, आई मीन लेंथ फ्रॉम पी टू दिस सरफेस। ओके, एंड ds परपेंडिकुलर मतलब वो लेना है जो इस लाइन के पैरेलल हो, या ये समझ रहे हो कि ds इस लाइन के, आई मीन ds के, वैसे ds का वेक्टर इधर की तरफ होगा, लेकिन जो, आई मीन सरफेस लेना है, परपेंडिकुलर वाला सरफेस लेना है, मतलब ऐसे होना चाहिए, लाइन ऐसे है, एक्स जैसे है, आपका एक्स जैसे है, लेग कर रहा है, एक्स जैसे है।
लैग क्यों कर रहा है ये? रुक जा भाई। हाँ, तो एक्सेस ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो एरिया हमेशा एक्सेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसे करते हैं। और आप देखोगे कि ये सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्या है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है। बट इसका यूनिट होता है इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। ओके, रेडियन, और लेकिन इसका होता है स्टेरेडियन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगर मान लो इसी केस में अगर मान लो हमारा कहानी कुछ ऐसा है, अ, यहाँ पर जो पॉइंट पी है और ये जो सरफेस था आपका, ये आपका एंगल कुछ अलग टाइप से बना रहा है, मतलब कुछ अलग टाइप से इसका रोटेस, मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, ओरिएंटेशन है, कुछ अलग टाइप से ओरिएंटेशन है, ठीक है। और इस वाली लाइन से ये ओरिएंटेशन, ये जो डी एस होगा इसका, मान लो डी एस कितना एंगल बना रहा होगा, मान लो डी थीटा, कितना बना रहा होगा मान लो डी थीटा। ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना बन रहा होगा मान लो डी थीटा। तो ये डी एस हो जाएगा इस बार, और ये एंगल कितना होगा मान लो थीटा। डी थीटा बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये गिवन है, थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तो जो डी एस, अब इसका डी एस, जो डी एस परपेंडिकुलर लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, मतलब ये लेना है हमको। तो इसको करने के लिए ये आपका डी एस वैक्टर का इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, तब आपका ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका डी ओमेगा हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ये आपका रिलेशन बिटवीन द सॉलिड एंगल एंड द हाफ एंगल ऑफ द कोन। तो जैसे ये कोन है, ये वाला कोन है जो दिख रहा है आपको, और कोन के ये साइड्स हैं, ये थीटा एंगल, मान लो थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा होगा मान लो इसकी एक्सिस से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पूछा है कि ये वाला सरफेस है, ये पूरा सरफेस इस पर एक थ्री डायमेंशनल एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, ओमेगा बनाएगा, लेट ओमेगा बनाएगा, ठीक है। दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा बनाएगा। तो मुझे निकालना है कि ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, इस थीटा में, दिस थीटा एंड ओमेगा में क्या रिलेशन होगा। और मान लो ये एक्स डिस्टेंस अवे है, ये कितनी डिस्टेंस अवे है, एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते इसको कि ये देखो, ये मान लो कैपिटल आर रेडियस है इसकी, ये दिस इज द रेडियस आर। मान लो जो रिंग है, जो जो सरफेस है वो कैपिटल आर रेडियस, ये कैपिटल आर रेडियस की है। तो सिंपल कर दो इसका, ये एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ थीटा और कैपिटल आर के फॉर्म में, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि जो डी एस ओमेगा होता है आपका, डी ओमेगा होता है, वो आता है डी ओमेगा इक्वल टू डी एस परपेंडिकुलर अपॉन आर, इस तरह से। ओके, तो डी एस है, छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा एरिया है, ये वाला तो बहुत बड़ा एरिया है, तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मैंने एक स्मॉल आर रेडियस की एक स्ट्रिप काटी है, ठीक है। ये स्मॉल आर रेडियस की मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कट की है, ठीक है, दिख रहा है, स्मॉल आर रेडियस की स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप कट की है। और इसकी टोटल रेडियस क्या है, इस पूरे इसकी टोटल रेडियस मान लो ये क्या है, कैपिटल आर, ये क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा कि मैं इसका ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर लूँगा, ये वाला डी एस, ठीक, ये वाला एरिया डी एस, ये यहाँ पर रखूँगा और आर स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे डी ओमेगा का एक रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे आ सकता है, मेरा आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। तो एक चीज़ देखियो, जो ये स्ट्रिप वाला जो एरिया है, ये जो स्ट्रिप वाला एरिया है, ये स्ट्रिप वाला एरिया है, इस पॉइंट पी पर एक एंगल बनाएगा, वो एंगल ये वाला होगा, ये वाला छोटा सा एंगल बनाएगा,
मतलब इस स्ट्रिप का एरिया इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा सॉलिड एंगल बनाएगा डी ओमेगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। मान लो वो कैसे होगा, ये वाला होगा, देखो ये वाला पॉइंट, और फिर से एक और ये वाला पॉइंट, ये दोनों बना रहे होंगे डी ओमेगा। मतलब ये टोटल पूरा एक पूरा ये जो स्ट्रिप है पूरी स्ट्रिप बना रही होगी, छोटा सा एंगल बना रही होगी डी ओमेगा। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा भाई, इसका एरिया वेक्टर जो ये सरफेस है, इस ये जो ये वाला सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर बाहर। लेकिन हमें एरिया वेक्टर कौन सा लेना होता है हमेशा, इस लाइन की तरफ, जो ये लाइन है मान लो, इसको बोल देता हूँ वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस बोल देता हूँ वाई। तो वाई की लाइन में ये वाला एंगल होना चाहिए, वाई की लाइन में ये वाला। ठीक है, ये वाला, आई मीन वाई की लाइन में ये वाला। ठीक है, अरे मतलब समझ रहे हो, वाई की लाइन में होना चाहिए। तो जैसे आप देखोगे डी ओमेगा इसका कुछ इस तरह से, सॉरी डी एस कुछ इस तरह से हो जाएगा डी एस। लेकिन हमें कौन सा लेना है, जो वाई की डायरेक्शन हो। ठीक है, इस तरह से ये वाला, ये लेना है। ठीक है, ओके। अगर ये एंगल आपका यहाँ पर, ये एंगल छोटा सा एंगल मान लो फाई है, ये वाला एंगल फाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी फाई। ये टू डायमेंशनल एंगल है, ये क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है, ये डी फाई हो जाएगा। तो जो डी आर हो जाएगा वो भी निकाल लेंगे हम, डी आर कैसे निकालेंगे। ठीक है, डी आर हो जाएगा वाई डी फाई। ठीक है, एंड ये आर डी आर हो जाएगा आपका आर प्लस डी आर। तो डी आर हो जाएगा आपका, डी आर हो जाएगा आपका वाई डी फाई। ठीक है, पता है ना वाई डी फाई होगा। एंड ये हो जाएगा आपका डी एस, ये फाई है तो ये डी एस कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, डी एस कॉस फाई। ये सही से लग नहीं रहा है क्या, वाई डायरेक्शन, सॉरी वाई की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा डी एस कॉस फाई। ठीक है, तो यही था। तो डी एस परपेंडिकुलर होगा आपका ये डी एस कॉस फाई। एंड आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस लेना है ना हमको इस वाले पूरे एरिया का। ठीक है, तो करते हैं इसको। अब देखना आप, अब डी एस निकाल लेते हैं। पहले डी एस कितना होगा, तो डी एस हो जाएगा आपका डी आर। डी आर तो इसका विड्थ हो गया, डी आर इसका विड्थ हो गया, एन टू दिस लेंथ, तो ये पाई टू पाई आर हो जाएगा। तो डी आर इंटू टू पाई आर। ठीक है, अब आर और वाई में रिलेशन निकाल लो एक, आर और वाई में रिलेशन निकाल लो, या फिर आर वाई और, मतलब आई मीन वाई तो यहाँ से आएगा ना, अभी वाई यहाँ से भी आएगा। देखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा हो जाएगा आपका डी ओमेगा डी आर इंटू टू पाई आर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे वाई में इंटीग्रेट नहीं करना है, मुझे आर में इंटीग्रेट करना है। तो जो भी चीज़ें होंगी ना, ये फाई डी फाई ये सब चीज़ें, वो ओनली आर में रखूंगा, और आर को फिर इंटीग्रेट करूंगा जीरो टू दिस कैपिटल आर। ओके, तो जितनी भी यहाँ पर डी आर और वाई है सबको आर में लिखूंगा, मतलब वाई को भी आर के फॉर्म में लिख लूंगा, कैसे भी करके। ठीक है, तो वाई को लिख सकता हूँ आर के फॉर्म में, दिस एक्स का यूज कर लूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर वाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक ये। तो डी ओमेगा हो जाएगा आपका टू पाई आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करता है ना, मुझे मुझे इंटीग्रेट करना है इसका, और ये भी इंटीग्रेट होएगा जीरो टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो टू पाई जीरो टू कैपिटल आर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या डायरेक्ट इसका आंसर रख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको इतना कैलकुलेट क्या करूँ, या फिर कर ही देते हैं, चलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बोल देते हो टी स्क्वायर। तो टू आर डी आर इक्वल टू हो जाएगा टू टी डी टी। आर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर डी आर हो जाएगा टी डी टी। ठीक है, लिमिट लगाओगे तो लिमिट भी हो जाएगी जीरो, आर इक्वल टू जीरो के लिए टी की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स। एंड आर इक्वल टू जीरो के लिए, सॉरी कैपिटल आर के लिए
चलो बाद में रख लेंगे, लिमिट को बाद में रख लेंगे, बाद में फिर से आर पुट कर देंगे तो लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो 2 पाई 0 टू, चलो लिमिट अभी रखते नहीं है, आर की लिमिट आर डी आर हो जाएगा टी डी टी अपॉन, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोला था टी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई डी टी, इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई टी हो जाएगा। अब लिमिट रखते हैं इसकी, लिमिट आएगी इस तरह से, लिमिट आएगी इस तरह से, लिमिट आएगी, ठीक है। यहाँ लोअर लिमिट, ऊपर ऊपर अपर लिमिट, ठीक है। तो 2 पाई, अब टी की वैल्यू पहले रख देते हैं, टी पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब लिमिट लगा देंगे फिर से 0 टू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, सॉरी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ तो थीटा बीटा दिख ही नहीं रहे मेरे को कहीं पर भी, तो थीटा बीटा भी आएंगे। किस तरह से आएंगे कि यहाँ पर आप देखोगे, ये जो कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा और ये एक्स है, तो यहाँ से देखोगे आप टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन, सॉरी आर अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिलेशन, तो आर अपॉन एक्स क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। या यहाँ से देखोगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एक्स। तो मुझे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखना है और ये दिस एक्स। तो या फिर एक चीज़ और देखते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बस, बाकी तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें, तो उधर एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो उस टेन थीटा के फॉर्म में लेंगे तो दिस दिस अपॉन दिस, तो कॉस थीटा तो वो हो जाएगा, ठीक है। बचा ये, इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ये कॉमन लेंगे तो ये एक्स अपॉन दिस हो जाएगा, एंड उसको लिख सकता हूँ एक्स अपॉन दिस, कॉस थीटा हो जाएगा। बचा ये, इसका क्या करूँगा फिर मैं, देखना पड़ेगा तो। तो आई थिंक कहीं तो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर बस सिर्फ कॉस थीटा आता है, इधर कॉस थीटा आता है, इधर और कहीं कुछ आता नहीं है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा आता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, तो इसमें कहीं तो गलती हुई है हमसे, तो वही हमको फिर से चेक करनी पड़ेगी। वो गलती ये है, ये डी एस कॉस फाइलिंग लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर, जो डी आर डायरेक्ट डी एस ले लिए, यहाँ पर कॉस फाई आएगा एक, तो फिर से करना पड़ेगा, ये आएगा कॉस फाई। अब कॉस फाई का भी लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ आर, स्मॉल आर एंड एक्स। कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, कॉस फाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, और वाई का इक्वल टू ये था, तो ये इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ये एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। अब यहाँ पर एक्स आर स्क्वायर प्लस, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को मैंने क्या लिया, टी स्क्वायर लेंगे फिर से, गॉड, ये एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये फिर से ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/टी स्क्वायर लेंगे, तो ये फिर से आर डी टी, आर डी आर, तो टी डी टी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3/2, टी की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी टी की पावर 3। तो ये लिमिट लिमिट सब चेंज हो जाएंगी फिर अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/टी स्क्वायर डी टी, और इधर एक्स आ जाएगा, तो 2 पाई एक्स, ये हो जाएगा -1/टी, आई थिंक -1/टी, -1/टी, और इधर हो जाएगा लिमिट लगेंगी, ठीक है, लिमिट लगेंगी, लिमिट बाद में लगाते हैं, 2 पाई एक्स, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, ये हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/एक्स,
एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई उधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ से आप एक चीज़ देखो। अरे यार ये क्यों मिटा दिया मैंने, ये क्यों मिटा दिया, सिट। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये वो डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है और ये एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, एंड ये एंगल टोटल थीटा एंगल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस एक्स अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा इसकी जगह पर क्या आ जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, कभी आपको फ्लक्स वगैरह निकालना हो तो इसका बहुत सही से यूज होता है। अभी देखेंगे किस तरह से फ्लक्स और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। ओके, अरे यार मेरे को एक्चुअली मैं सुबह के 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अब तो 7:30 हो, 8:30 हो गए, तब से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या सीन है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका अ पॉइंट चार्ज, a point charge q is placed at a distance a from a disk of radius r. Find the electric flux due to the point charge crossing the disk. ठीक है, क्रॉसिंग द डिस्क। देखो इस क्वेश्चन को करने की दो ट्रिक हैं। पहली तो ये है कि आप क्या करो, सिंपल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ई डॉट डी ए करते हैं, वो वाला यूज कर लो। ठीक है, तो वो यूज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इस एक एक छोटी सी रिंग बनानी पड़ेगी, इस तरह से एक छोटी सी रिंग बनानी पड़ेगी हैं, इस तरह से छोटी सी रिंग बनानी पड़ेगी, उसका एरिया लेना पड़ेगा डी एस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा, तो ई डी एस के बीच एंगल मान लो ये थीटा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे ई डॉट डी एस करेंगे इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मतलब डी ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा करेंगे इस पूरे रिंग के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू इन ये क्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो वो अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि सॉलिड एंगल अप्रोच। उसमें क्या है कि ये वाला सरफेस आपका कुछ, आई मीन आप देखोगे कि मान लो ए से ज़्यादा, मतलब इस तरह से देखो, ये क्यू चार्ज है और ये कुछ इस तरह से रखा है, ऐसे रखा है, सेंटर पर रखा है किसी कैपिटल आर रेडियस के सेंटर पर रखा है मान लो, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, पूरे सरफेस से, इस पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है भाई। अब इस पूरे सरफेस का मुझे अगर सॉलिड एंगल निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू स्फीयर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। तो कहने का मतलब ये है कि 4 पाई सॉलिड एंगल से, मतलब ओमेगा वन सॉलिड एंगल से आपका कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है 4 पाई। तो ओमेगा वन सॉलिड एंगल से पूरे ये सॉलिड एंगल, मतलब जो ये सरफेस है, जो ये सरफेस है आपका, ये सरफेस है, ये ओमेगा वन सरफेस वन, मतलब ओमेगा वन सॉलिड एंगल बना रहा होगा इस पॉइंट पर, मतलब 4 पाई बना रहा होगा, तो उससे जाने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ऐसे ही इससे कुछ डिस्टेंस दूर अवे, कुछ डिस्टेंस अवे एक सरफेस बना रहा है कोई, इस तरह से कोई सरफेस है मान लो, इस तरह से। तो ये वाला जो सरफेस है, अगर ये सरफेस इस पर फाइव, सॉरी ओमेगा टू बना रहा हो, मान लो ये कितना बना रहा है ओमेगा 2, अगर ओमेगा 2 बना रहा हो तो उससे फ्लक्स निकाल पाएंगे कि नहीं, फ्लक्स निकाल लेंगे सिंपल,
कि ओमेगा वन, मान लो ये फ्लक्स फाई टू है और मुझे ये फाई टू निकालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल कर दूंगा ओमेगा टू या ओमेगा, हाँ ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इक्वल टू फाई टू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब ये है कि इस ये जो ये सरफेस है, ये सरफेस है मान लो, वो ओमेगा टू फ्लक्स निकाल रहा है। मुझे ओमेगा टू ही तो निकालना है एक्चुअल में, यही तो निकालना था मुझे। इससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा, मान लो ये कैपिटल आ रहा है तो इसको कुछ और बोल देता हूँ तब तक, एक्स बोल देता हूँ, लेट एक्स या स्मॉल आर बोल देता हूँ, ठीक, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर ये बड़े वाले स्पेयर की रेडियस है, बड़े वाले स्पेयर की रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर। और ये कैपिटल आर इस सरफेस की रेडियस है, ठीक है। तो मुझे निकालना है फाई टू बाई यूजिंग दिस सॉलिड एंगल। तो फाई वन मुझे पता है कितना है, 4 पाई, 4 पाई इंटू पाई टू, फाई टू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। अगर मैं ओमेगा टू निकाल लूँ, अगर मैं ओमेगा टू निकालूँ तो मुझे फाई टू निकालने में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ओमेगा टू निकालना है बस। ओमेगा टू कैसे निकालेंगे भाई? इस सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा टू कैसे निकालेंगे भाई? तो ओमेगा अभी जस्ट निकाला था हमने। अगर ये एंगल हमें पता हो थीटा, तो हम सीधा निकाल देंगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इफ़ दिस इज, अगर ये कुछ इस तरह से, ये एंगल मान लो थीटा है, तो आपका सॉलिड एंगल ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा आ गया, मतलब ओमेगा मतलब ओमेगा टू, ठीक है। अब ओमेगा टू यहाँ पर रख देंगे, ओमेगा टू यहाँ पर रख देंगे, तो आपका आ जाएगा फाई टू इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा टू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा टू की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई 1 माइनस, वेट, 2 पाई अपॉन 4 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फाई टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। ओके। हम्म, हो गया, दैट्स इट। इस तरह से हम सॉलिड एंगल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर नंबर 3। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड हो चुका है। अब करेंगे अपन चैप्टर नंबर 3। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि चैप्टर नंबर 3 पर आ गए घिसपिट के। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करेंगे। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चैप्टर नंबर 3 के बाद में क्या होता है? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, उसका कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शायद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कैपेसिटर्स तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है शायद, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। तो एक यूनिट तो हो गई आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हो जाएगी, मतलब 2 चैप्टर ही तो बचे हैं। 2 चैप्टर करा दिए, ऐसे 2 चैप्टर और कर देंगे एक एक महीने में शायद, अगर डेली वीडियो आएंगी तो। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी क्या है पता है? प्रॉब्लम मेरा लैपटॉप की है। ये लैपटॉप है और एक और लैपटॉप लिया है, वो भी चल नहीं रहा है सही से। उसमें पता नहीं क्या SSD रैम बढ़वाऊंगा, देखता हूँ चलता है कि नहीं। ओके, ओके गाइज, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतना ही बहुत था ये, ठीक है। बाय बाय गाइज, जय हिंद। हाँ, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लिखना G25 या 26 या 27, जिस ईयर के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उस वो लिख देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग, वीडियो को लाइक किया करो यार। चैप्टर 3 पर आ चुके हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी। यार देखो, मैं तो कर ही रहा हूँ ना, वीडियो को लाइक करो। ओके, तो बाय बाय।